निर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी द्वितीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण प्रश्न पत्र में इकाई 3 में भारत की शक्तिशाली महिला नेतृत्व की श्रृंखला में आज हम 2 महान हस्तियों, एक समाजसेवी सिंधुताई और एक महिला वैज्ञानिक टेसी थॉमस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में हम इस श्रृंखला की अगली कड़ी में, जैसा कि हमने पिछले व्याख्यानों में यह जाना था कि कैसे भारत की महान शासिकाएं, हमने अहिल्या देवी और रानी दुर्गावती के बारे में जाना था। इसके बाद हमने प्रथम शिक्षिका के रूप में सावित्रीबाई फुले और प्रसिद्ध खिलाड़ी मेरी कॉम के जीवन को समझा और यह जाना कि कठिन चुनौतियों का सामना करके भी इन्होंने महिला सशक्तिकरण के सशक्त जो है आधार को प्रमाणित किया अपने जीवन की घटनाओं से। तो आज इसी क्रम में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी रही सिंधुताई ने अपने जीवन की विषम परिस्थितियों से कैसे समाज सेवा के आदर्श को स्थापित किया। और इसी के साथ हम टेसी थॉमस जो महिला वैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी अपने पारिवारिक जो पृष्ठभूमि थी उसकी कठिन चुनौतियों से निकलकर भारत में एक अद्वितीय स्थान किसी महिला वैज्ञानिक को यदि प्राप्त हुआ है तो उसमें हम टेसी थॉमस के नाम को सदैव याद रखते हैं। तो इन दोनों ही महान हस्तियों के जीवन संघर्ष को और लक्ष्य के प्रति अडिग रहने की जो इनकी ललक है और इनके कृतित्व में वह चीज हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, इन दोनों ही अर्थों में हम विविध पक्षों के माध्यम से इस सफलता की कहानी को आज समझ सकेंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधुताई। आपको एक सामान्य से अर्थ में यह जानना होगा कि सिंधुताई को भारत में अनाथों की मां, और अगर हम इसे समाज सेवा के आदर्श के रूप में समझें तो मदर टेरेसा कहाँ की? महाराष्ट्र की। यानी महाराष्ट्र में जन्मी और अपने कार्यक्षेत्र को वहां रखा, लेकिन इन्होंने जिन बच्चों को संरक्षण दिया उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना परिचय दिया। तो कैसे इनके जीवन में वो निर्णायक मोड़ आए, इस कहानी को बड़े रोचक ढंग से आप समझें और फिर उन घटनाओं से सबक लें और याद रखें। तो सिंधुताई जो हैं वो महाराष्ट्र में वर्धा जिले के एक स्थान पर एक बिल्कुल गरीब निर्धन परिवार जो था, चरवाहा मतलब जानवरों को जो उनका चराने ले जाते हैं जंगल में, उस तरह से आजीविका का एक बहुत निम्न स्तर जो कह सकते हैं हम, उस परिवार में जन्मी। 14 नवंबर 1948 में इनका जन्म हुआ। जब ये जन्मी तो उसी समय से चूंकि इन्होंने बहुत वंचना देखी तो इनको आसपास के लोग, परिवार के लोग चिंदी नाम से पुकारते थे। चिंदी का मतलब जैसे बहुत छोटी अल्प चीज जो है या अभाव का एक प्रतीक समझ सकते हैं हम चिंदी शब्द को। तो उससे इनको पहचाना गया। बहुत छोटी उम्र में इनका विवाह कर दिया गया और जब ये इनका विवाह हुआ तो फिर उसके बाद इनके परिवार में, ससुराल में अत्याचारों का सिलसिला शुरू हो गया। परिवार में पति भी प्रताड़ना देते थे, मारपीट करते थे, सास का अत्याचार भी था और ये गर्भवती थी और इनको घर से निकाल दिया। इन्होंने अपनी माँ से कहा कि मुझे आप वापस बुला लें, लेकिन माँ ने मना कर दिया क्योंकि भारतीय समाज में इतनी रूढ़ियाँ
रही हैं कि यह माना जाता है कि एक बार लड़की की विदा हो गई तो फिर अब उसका घर ससुराल है, तो वहीं से उसकी अर्थी जाएगी। इस तरह की जो मान्यताएं हैं उसमें लड़की का घर कभी निश्चित ही नहीं होता, क्योंकि वो एक घर से आती है, वो सोचती है कि ये उसका घर है, दूसरे घर में भी बोलते हैं कि अब आपको वहीं रहना है, वहां से भी अगर निकाल दिया जाए तो फिर लड़की कहाँ जाएगी। तो सिंधु ताई भले ही अशिक्षित थीं, छोटी उम्र की थीं, लेकिन उनके सपने बड़े थे। उन्होंने अपना स्थान चुना और रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहले थोड़ा दिन उन्होंने भिक्षावृत्ति की, फिर उन्होंने पुत्री को जन्म दिया। महिला होने के नाते भले ही वो अशिक्षित थीं, लेकिन उनको यह समझ थी कि लोगों का व्यवहार एक महिला के प्रति और एक असुरक्षित स्थान में, यानी सड़क के किनारे, रेलवे स्टेशन के किनारे यदि कोई महिला असहाय अवस्था में है तो कहीं उसका कोई शोषण न करे। इसलिए उन्होंने अपने सुरक्षा के लिए एक स्थान चुना। वो क्या था? शमशान घाट, जहां आसानी से लोग पहुंचते नहीं हैं, सिर्फ अंतिम यात्रा के समय जाते हैं। वहां गई। हालांकि वे दैवी उनको आशीर्वाद को बहुत तरह से अनुभव करती थी। यानी जब उन्होंने बच्ची को जन्म दिया खुले में, तो एक गाय उनके पास खड़ी रही, तो उन्हें ऐसा लगा कि ईश्वर उनके साथ हैं, और फिर वो खुद के रचे हुए भजन या सुने हुए भजन गा के और भीख मांगने लगी। जहाँ भी वो जाती थी तो उनके इतने सुरीले स्वर में जब भजन वो गाती थी तो लोग उनको कुछ ना कुछ दे देते थे। फिर उन्हें लगा कि वो ही बेसहारा नहीं है, बल्कि रेलवे प्लेटफॉर्म के आसपास और जहाँ भी वो जाती थी कई और बच्चे बेसहारा हैं। तो उन्होंने उनको संरक्षण देने के बारे में सोचना शुरू कर दिया, और इस तरह से उन्होंने बच्चों को अडॉप्ट करने लगी। और अडॉप्ट करना मतलब विधिवत नहीं, उन बच्चों को जो बिल्कुल अनाथ थे उनको साथ में रखने लगी। फिर थोड़ा आगे चलकर जैसे जैसे समय बीता तो उन्होंने जो आय प्राप्त की भजन सुनाकर, और अपनी यह समझ सकते हैं कि भिक्षावृत्ति से, तो यह करते करते उन्होंने स्थान की तलाश की उस पैसे से, और फिर आश्रम बनाने लगी। उनमें बेसहारा बच्चों को रखने लगी। वे सारे बच्चे उन्हें माँ की तरह प्यार करते थे, और सिंधु ताई सकपाल भी उन्हें अपनी पूरी ममता के साथ उनके पालन पोषण का ध्यान रखने लगी। उन्हें पढ़वाती थीं, स्कूल भेजती थीं, उनके संरक्षण का ख्याल रखती थीं। ऐसा आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे बच्चे कितने होंगे? 100, 500 नहीं, हजार से भी अधिक, लगभग इतनी संख्या में सिंधु ताई ने बच्चों को आश्रय दिया। इसलिए हम उन्हें अनाथों की माँ के नाम से जानते हैं। तो विद्यार्थियों, यह तो एक पक्ष था, लेकिन जब कोई महिला जीवन में आगे आती है और समाज के बारे में चिंता करती है तो उसकी दिशाएं भी बहुत विस्तृत हो जाती हैं। जैसे उसी समय में क्या हुआ कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी विकास कार्य होते हैं उन विकास कार्यों में विस्थापन भी होता है। तो महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ। एक बाघ संरक्षण परियोजना थी महाराष्ट्र के चिकलदारा में। वहां से 24 आदिवासी गांवों को खाली करवाया गया, क्योंकि उस परियोजना से प्रभावित होने के कारण उनको पुनर्वास करना होगा उनका। तो उनके लिए भी इन्होंने आवाज उठाई। सरकार ने इनकी आवाज से, चूंकि अखबारों ने, मीडिया ने सब इन बातों को लिया, तो फिर क्या हुआ कि सरकार ने उनके आदिवासियों को जो राहत और पुनर्वास के कार्यक्रम थे उनको तेज कर दिया। तो इस तरह से इनने समाज में और ज़्यादा आगे चलकर दिशा देने का प्रयास किया। इनका जीवन जितना संघर्ष का जीवन था, लेकिन इस संघर्ष में भी इन्हें आशा की किरण ये दिख रही थी कि उनके जो बच्चे थे वो अपनी प्रतिभा के साथ आगे बढ़ रहे थे। तो इन्हें लग रहा था कि समाज में वो उनका जीवन सार्थक हो गया। तो इनकी जो प्रयास थे वो किसी से छुपे नहीं थे, वो तो जनता के बीच आ ही चुके थे। तो इनके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई, मी सिंधु ताई सकपाल, महाराष्ट्रियन भाषा में यह फिल्म है, और इसे मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फेस्टिवल में जगह मिली। इसके अलावा इन्होंने, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, कि जो बच्चे, चूंकि संख्या बढ़ती जा रही थी तो बेसहारा बच्चे किसी रोड पर तो रहेंगे नहीं, तो उनके लिए इन्होंने अनाथ आश्रम बनाना शुरू किए। 6 अनाथ आश्रम इनके द्वारा बनाए गए, और जब सरकार ने इनके कामों को देखा तो इनके पुरस्कारों की श्रृंखला शुरू हुई।
गैर शासकीय संस्थान, मीडिया से और सरकार से, सभी जगह से इन्हें सम्मान के कई सारे अवसर प्राप्त हुए। और हम सभी जानते हैं कि भारत में जब कोई महिलाएं आगे बढ़कर कुछ काम करती हैं तो उनके अलग अलग क्षेत्रों में पुरस्कार उन्हें मिलते हैं। तो ऐसा ही 2018 में इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ और 2021 में इन्हें भारत सरकार का पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ। सिंधुताई ने जिन आश्रमों को बनाया उनके नाम आपको, चूंकि आपका प्रश्न पत्र वैकल्पिक प्रश्नों के सहारे आपको हल करना होगा, तो बहुत ध्यान से इन घटनाक्रम को आपको सुनना है और याद करना है। इनके द्वारा जो बनाए गए आश्रम हैं ये प्रमुख रूप से सन्मति बाल निकेतन भेल हेकर बस्ती में, हड़पसर पुणे ममता बाल सदन, कुंभार बलन सासवद में, अभिमान बाल भवन वर्धा, हिंदू महिला आधार बाल संगोपन शिक्षण संस्थान पुणे और बाल गंगाधर बाबा छात्रालय गुहा। इस तरह से इन्होंने आश्रमों को बनाया, उनमें बच्चों को रखा। इनकी जो पुत्री थी इसको भी इन्होंने पुणे में आश्रम में भेज दिया था ताकि ये ऐसा ना हो कि उसके प्रति विशेष झुकाव रख के उन बच्चों की तरफ ध्यान ना दें। तो इस तरह से इन्होंने अपने त्याग को भी शामिल करके और सबके प्रति उत्थान का वीणा उठाया। इनकी उपलब्धियों को, जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा कि पद्मश्री और भारत से नारी शक्ति सम्मान भारत सरकार के द्वारा इन्हें मिल चुका था, लेकिन इनके योगदान को अनेक संस्थाओं ने नवाजा। जैसे 1992 में 1992 में इन्हें अग्रणी सामाजिक योगदानकर्ता पुरस्कार मिला। 1996 में 1996 में दत्तक माता पुष्कर गैर लाभकारी संस्था द्वारा सम्मानित किया गया, यानी एनजीओ भी इन्हें इनके सामाजिक सेवा के कार्य के लिए पुरस्कृत कर रहे थे। 2008 में इन्हें मराठी दैनिक समाचार पत्र लोकसत्ता के द्वारा वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। 2010 में इन्हें महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो अग्रणी पुरस्कार दिया जाता है अहिल्याबाई होलकर के नाम से, वह पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। 2012 में फिर से इन्हें एक तरह से रियल हीरोज़ का अवार्ड मिला जो CNN, IBN और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा दिया गया। अब क्या था कि इसी तरह से चूंकि इन्होंने काम किए तो इनके पुरस्कारों की श्रृंखला एकदम आगे बढ़ती गई। कई पुरस्कार मिले। प्रतिष्ठित माँ के लिए 2013, 2014 में बसव सेवा संघ पुणे के द्वारा सम्मान, 2015 में अहमदिया मुस्लिम शांति पुरस्कार, 2016 में सोशल वर्कर ऑफ द ईयर, 8 मार्च 2018 को भारत सरकार ने राष्ट्रपति के द्वारा नारी शक्ति सम्मान के रूप में प्रदान किया। इसके अलावा कई और पुरस्कार इनके पास आते हैं। अब इतनी श्रृंखला है कि हम आपको इस श्रृंखला को पूरा कंठस्थ नहीं करा सकते क्योंकि लगभग 750 पुरस्कार इनको प्रदान किए गए। तो हमें यह जानना है कि शासकीय स्तर पर, गैर शासकीय स्तर पर और मीडिया के स्तर पर इन्हें एक अग्रणी समाज कार्यकर्ता के रूप में स्थान मिला। यह पुरस्कार इसी बात का प्रतीक है। 4 जनवरी 2022 को दिल का दौरा पड़ने से सिंधुताई का निधन हो गया। इस अवसर पर भारत के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद ने शोक व्यक्त करते हुए कहा था, सिंधुताई का जीवन साहस, समर्पण, सेवा की प्रेरक कथा है। वे अनाथों, आदिवासियों और हाशिए के लोगों से प्यार करती थीं, उनकी सेवा करती थीं। तो देखिए, जब हम अपने भारत के प्रथम नागरिक के हवाले इन शब्दों को सुनते हैं तो स्वाभाविक है कि हमें यह इस बात के बारे में समझ विकसित करना चाहिए कि समाज सेवा का उत्कृष्ट आदर्श कैसे स्थापित किया एक अशिक्षित, असहाय, बेसहारा महिला ने हजारों लोगों के सहारे का काम किया। तो यह संकल्प निश्चित तौर पर एक अकल्पनीय बात लगती है, लेकिन इसे इन्होंने साकार किया, इसलिए हम इन्हें आदर के साथ याद रखते हैं। इसी क्रम में अब आज हम इस व्याख्यान श्रृंखला में महिला वैज्ञानिक की चर्चा करने जा रहे हैं। वो हैं टेसी थॉमस।
इन्हें मिसाइल वुमन के रूप में भी जाना जाता है। जैसा कि हम अब तक सभी महिला नेतृत्वकर्ताओं के बारे में जो अध्ययन कर चुके हैं, उससे हमें यह समझ में आया कि विषम परिस्थितियों के बीच से भी उन्होंने अपनी यात्रा को शुरू किया। टेसी थॉमस भी इसी मिसाल की एक प्रतिरूप हैं। इनका एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म हुआ था दक्षिण भारत में, और पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद, चूंकि उस समय पिता के स्वास्थ्य का संकट था, तो माँ अपनी शिक्षिका के रूप में उन्होंने नौकरी छोड़कर भी सेवा की, बच्चों का ध्यान रखा। लेकिन फिर आगे चलकर देखा कि स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी। उस कमज़ोर स्थिति में भी बच्चों की पढ़ाई पर उन्होंने ध्यान दिया। तो टेसी थॉमस ने अपने परिवार से उन बातों को जाना कि संघर्ष के दिनों में भी हमें अपने लक्ष्य के प्रति कैसे आगे समर्पित रहना है। तो विद्यार्थियों, हम इनके जन्म के बारे में जानेंगे कि कहाँ इनका जन्म हुआ और फिर इनकी यात्रा कैसे आगे बढ़ी। तो टेसी थॉमस महान महिला वैज्ञानिक, इनका जन्म 1963 में भारत के केरल प्रांत की एलप्पी नाम की एक जगह पर एक सीरियाई ईसाई परिवार में हुआ था। और बहुत ही छोटी उम्र में इनके, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनके 4 और भाई बहन थे, फिर भी माँ ने इनकी परवरिश की। स्थानीय स्कूल में इनका अध्ययन हुआ। कभी कभी क्या होता है कि जब हम अपने आसपास के वातावरण में कुछ घटनाएं घटित होते देखते हैं, तो उनकी प्रेरणा हमारे दिमाग में आ जाती है। ये बचपन से ही मेधावी थीं और अंतरिक्ष अनुसंधान और इस तरह की विज्ञान की तरफ इनका रुझान था। 1969 में आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा कि चंद्रमा पर अपोलो यान गया था। नील आर्मस्ट्रांग, एडविन बज़ एल्ड्रिन वहाँ पर पहुँचे थे। यह घटना जब ये स्कूल में थी तब घटित हुई थी। इन्होंने उस घटना से बड़ी रोमांचित हुई थी और इनके अंदर कहीं सपने ने एक बीज डाल दिया था और इन्होंने सोचा कि आगे मैं भी ऐसा पढ़ूंगी, कुछ करूंगी कि मुझे विशेष कार्य करना है विज्ञान के क्षेत्र में। तो फिर इन्होंने अपना, चूंकि साइंस में इनकी रुचि थी, तो उस दिशा में आगे पढ़ती गई। स्थानीय स्कूल से पढ़ने के बाद फिर आगे इन्होंने अपना अध्ययन किया और 1985 में इन्होंने कालीकट विश्वविद्यालय से बीटेक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। फिर इन्होंने 1986 में एमटेक की पढ़ाई पुणे के आयुध प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि अब रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में जाना जाता है, वहाँ से इन्होंने पढ़ाई की। 2007 में इन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से ऑपरेशंस मैनेजमेंट में एमबीए की डिग्री ली। 2014 में इन्होंने जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी हैदराबाद से मिसाइल गाइडेंस में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। तो अपने अध्ययन काल में ये सिर्फ साइंस के प्रति रुचि रखती थी ऐसा नहीं है। इन्होंने खेलों में भी भाग लिया और अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया। स्कूल से लेकर कॉलेज तक अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण ये पहचानी जाती रही हैं और फिर ऐसा ही क्रम आगे बढ़ा। 1985 में इन्हें डीआरडीओ के द्वारा जो भारत के श्रेष्ठ 10 प्रतिभाओं का चयन किया जाता है, उसमें इन्हें चुना गया। वहाँ जब ये पहुँची तो इन्होंने 1988 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आप सभी जानते हैं भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं वो, और उन वैज्ञानिक के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर उनके नेतृत्व में बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि के डिजाइन के विकास पर काम किया। आप सभी जानते हैं कि अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल लंबी दूरी तक प्रक्षेपण करने के लिए काम में आने वाला मिसाइल है और 3000 की रेंज, 4000 और 5000 अग्नि 5 हमने देखा। 2025 अगस्त में भी उसका प्रशिक्षण हुआ, 2024 में हुआ प्रक्षेपण और इसके पहले भी प्रक्षेपण हुए हैं। तो उन सब का जो नेतृत्व था, उन सब के लिए जो निर्देशन था, उसमें जो है टेसी थॉमस के योगदान को याद रखा जाता है। तो विद्यार्थियों,
इन्हें मिसाइल अग्नि 4 के परियोजना निर्देशक के रूप में 2011 में चुना गया और फिर इस क्रम में यह कार्य चलता रहा। 2018 में ये महानिर्देशक बन गई DRDO की। इनका विवाह भारतीय नौसेना के कमांडर सरोज कुमार से हुआ और इनका एक पुत्र हुआ। तो चूंकि ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई थी तो इन्होंने उसका नाम भी तेजस रखा। अब देखिए, ये जो इनके कार्य थे, तो इन कार्यों से इनको अनेक संस्थाओं ने सदस्यता प्रदान की, जैसे इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग INA, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया और टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस TAS जैसे विभिन्न विश्वविद्यालयों में इन्होंने सदस्य के रूप में अपना योगदान दिया। मिसाइल प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए। तो कितने पुरस्कार और सम्मान इन्हें मिले, यहाँ सभी को बता पाना मुश्किल है, लेकिन जो प्रमुख पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए उनके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। 2001 में अग्नि आत्मनिर्भरता पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। पहली बार पूर्ण रूप से ठोस लंबी दूरी की प्रणालियों के लिए देश में ऊर्जा प्रबंधन मार्गदर्शन योजना का डिजाइन और विकास करने के लिए यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। 2007 में उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी विकास के लिए DRDO ने इन्हें पुरस्कार प्रदान किया और फिर से 2008 में DRDO वर्ष का वैज्ञानिक पुरस्कार इन्हें मिला। 2009 में द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर भारत नेशनल डिज़ाइन एंड रिसर्च फोरम फॉर इंजीनियरिंग डिज़ाइन द्वारा सुमन शर्मा पुरस्कार इन्हें दिया गया। 2009 में इंडिया टुडे ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। 2011 में अग्नि 4 के लिए DRDO उत्कृष्ट प्रदर्शन पुरस्कार मिला। 2012 में फिर से अग्नि 5 के लिए इन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन पुरस्कार मिला। 2012 में मैडम क्यूरी महिला वैज्ञानिक पुरस्कार मिला। 2012 में CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला और 2013 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया। 2014 में केरल सरकार के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा वनिता रत्न पुरस्कार मिला। 2014 में मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शानदार योगदान के लिए डॉक्टर बाई नायुडम्मा मेमोरियल पुरस्कार मिला। 2016 में द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स तेलंगाना राज्य केंद्र हैदराबाद द्वारा स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों के डिजाइन, विकास और स्थापना की दिशा में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया पुरस्कार से नवाजा गया। 2016 में आंध्र प्रदेश विज्ञान अकादमी द्वारा मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए विख्यात महिला वैज्ञानिक पुरस्कार से नवाजा गया। 2022 में APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। इन सब के अलावा कई सारी संस्थाओं ने इन्हें मानद उपाधि प्रदान की, जैसे 2012 में कल्याणी विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल से अंतरिक्ष विज्ञान में डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि इन्हें प्रदान की गई। 2012 में मंगलयान विश्वविद्यालय अलीगढ़ से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की गई। 2014 में हिंदुस्तान विश्वविद्यालय चेन्नई से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की गई। 2015 में पद्मावती महिला विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की गई। 2016 में ITM विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि प्रदान की गई। 2017 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की गई और 2018 में कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि प्रदान की गई। इतनी सारी उपाधियां और पुरस्कार किसी भी व्यक्ति के कृतित्व का एक आईना हमें दिखाते हैं, लेकिन ये पुरस्कार से भी ज़्यादा कहीं इनके कार्य थे। पुरस्कार एक प्रतीक होते हैं कि हम उन्हें सम्मान की श्रृंखला में यह लोगों के लिए
प्रेरणास्पद रूप से बता सकें कि किस तरह के कार्यों से समाज में उनका विशिष्ट स्थान होता है। तो इन दोनों ही महान हस्तियों के जीवन से हमने यह जाना कि यदि दृढ़ संकल्प है, इरादे हैं और लगन है, तो उस पर हम अपने जीवन के लक्ष्य को जो हम चुनते हैं वह प्राप्त कर सकते हैं। सशक्तिकरण का पर्याय भी यही है कि हम जीवन के फैसले खुद ले सकें और उस फैसले के आधार पर हम कार्य कर सकें, सहभागिता कर सकें और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। तो विद्यार्थियों, जहां हमारा समाज लिंग आधारित असमानता पर आधारित रहा है वर्षों से, लेकिन महिला वैज्ञानिक टेसी थॉमस ने यह वाक्य कहकर इस मिथक को तोड़ा। उन्होंने कहा कि विज्ञान का कोई लिंग, जेंडर नहीं होता। यानी जब अपने कार्य क्षेत्र में उन्होंने अपने योगदान को दिया तो यह बात स्वप्रमाणित हो गई कि स्वदेशी स्तर पर निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि जो 5000 तक की दूरी की क्षमता पर प्रक्षेपण का आधार तैयार करती है, तो हम स्वदेश स्तर पर इतना बड़ा काम कर सकते हैं और वह भी किसी महिला नेतृत्व। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही किसी कार्य को कर सकते हैं, बल्कि इन महिलाओं ने इस बात की मिसाल कायम की। तो आपको इन व्याख्यानों के माध्यम से इनके जीवन के प्रसंगों को समझते हुए इनके कार्यों को और इनको मिलने वाले सम्मान, पुरस्कार इत्यादि को याद रखना है। यही आपकी परीक्षा की तैयारी होगी। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।